Assalamu alaikum everyone. How is everybody? Hopefully everyone is doing great. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. कैसे बच्चों, ठीक हो? All good? मज़े में? चलो, मैथमेटिक्स की क्लास हो रही थी अभी आपकी. ओके ओके ग्रेट. चलें, और कोई नई ताज़ी कोई ऐसी चीज़ जो मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लास? मादिया इज़ हेयर, सईदा ज़ैनब, हिबा, हादिया, आरफीन, शाहीर है. बस बाकी सब कहाँ पे आज? आहिस्ता आहिस्ता आती हूँ. चलो ठीक है. ओके चलें जी, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं. yesterday I'm very ill. I think I have thinking, oh my god, Hadia, what happened to you beta? Have you gotten yourself tested? प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड. जे सिर्फ आई थिंक कह के गुजारा नहीं होता. हमें अपने आप को, वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, हमें प्रॉपर टेस्ट से गुजरना चाहिए. तो प्लीज़ जाइए डॉक्टर पे और वहाँ पे जाके अपना टेस्ट कराएं, पता चले कि क्या सीन चल रहा है. या प्लीज़ प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट. आजकल वैसे ही आई हैव बिन नोटिसिंग कि बहुत ज़्यादा डेंगू के रिपोर्ट्स आ रही हैं और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं. ओके, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखें. ओके, वैसे भी बेटा पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब वैसे ही आपको मौसम चेंज वाला भी अक्सर हम बीमार हो जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इट इज़ द सेम काइंड ऑफ डिजीज़. इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, बट इट इज़ ऑलवेज वेल कि आप अपने आप को एक प्रॉपर टेस्टिफाइड करवाएं और फिर आप इजी हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे. इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, चलें अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हादिया, आप थोड़ा सा रिलैक्स करके पढ़ो, अपने आप को टेंस करके नहीं पढ़ना, ताकि आप अच्छा सा पढ़ भी सको. ठीक है, चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं. और अपना काम स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ स्नीक पीक ऑन आवर लास्ट 3 days, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. हमने एक उस पे काम किया है अपने एसएलओ पे, और हमने उस एसएलओ के ऊपर पहले उसकी सारी स्किल हासिल की समरी राइटिंग के ऊपर. फिर उसके बाद हमने उस स्किल को यूटिलाइज करना सीखा, सैम्पल्स देखे, फिर हमने खुद से समरीज लिखी. फिर हमने 3 तरह के जो टॉपिक्स थे हमने उनकी बेसिस पर लिखे हुए कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के ऊपर क्रिटिकली एनालाइज भी किया. और उसके बाद हमने देखा कि हमने किन किन चीज़ों को लिखना होता है और किन किन चीज़ों को हमने बिल्कुल स्किप कर देना होता है. ठीक है जी, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, बट दिस पार्ट इज गोइंग टू बी समहाउ रिलेटेड टू दैट वेरी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ समरी राइटिंग का क्वेश्चन नहीं है, तो वी हैव टू मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस एज वेल. तो हम आज नेक्स्ट एसएलओ पर चलते हैं, जो कि हमें उसके बाकी के क्वेश्चंस की तरफ ले जाएगा. ठीक है, तो हम उसकी तरफ पढ़ते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Yeah, okay. We need to use pre-reading and while reading strategies to analyze and explore different layers of meaning within text, including biases and opinions. Okay, so now we have something related to reading and pre-reading. एक तो हमारा प्री रीडिंग स्किल्स होती हैं. प्री रीडिंग स्किल्स होती हैं कि हम प्रॉपरली रीड करने से पहले हम एक नज़र से किसी चीज़ को गुजारते हैं, और उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुकी हूँ कि हम उस तरह की रीडिंग को स्किम रीडिंग कहते हैं. हमने स्किम रीडिंग करनी है और हमें ये जानना है कि सबसे पहले किस चीज़ के बारे में हमारा क्वेश्चन दिया गया है. जब हमें ये पता चल जाएगा, और वैसे भी हम समरी राइटिंग अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तो उसमें से काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें ऑलरेडी समझ आ चुकी होंगी कि समरी राइटिंग में हमने किस किस तरीके के पॉइंट्स को मद्देनजर रखा है, किस किस तरीके के पॉइंट्स को हमने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया है. उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट्स बचेंगे, हमारे पास वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब हमें अच्छी खासी रीडिंग करके पता चल चुका है कि इसके बारे में क्या मेन आइडिया क्या है इस पूरे पैसेज के बारे में, और ये किस चीज़ के टॉपिक के ओरिएंटेड लिखा गया है. जब हमने प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी है और वाइल रीडिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी है. वाइल रीडिंग है कि जब आप पढ़ते जा रहे हो तो आपको क्लिक किए जा रही है दिमाग में चीजें कि अच्छा ये इस वजह से हुआ था, अच्छा ये इस वजह से हुआ था क्योंकि उसको कुछ मेंटल अप्रोच उसकी डिफरेंट थी, अच्छा किसी की इमोशनल अप्रोच किसी तरीके की थी, इस वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है. अच्छा ये एक इंसान इसलिए गुस्सा हो रहा है किसी और लोगों को क्योंकि उसको वो अपने घर पे भी अपसेट है, इसलिए वो आकर बाकी सब पे भी बिला वजह अपसेट हो रहा है. तो
वैसे भी ये एक चीज़ स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं, मैंने देखा भी है, मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखा है कि बच्चे कह रहे होते हैं कि आज टीचर का मूड अच्छा नहीं है क्योंकि वो घर से लड़कर आए हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप वाइल रीडिंग मतलब वाइल जब उनसे सीख रहे होते हो, वाइल बीइंग टॉट, आप अंदाज़ा लगाते हैं, अजम्पशन करते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि टीचर इतने गुस्से में है, हमने तो कुछ नहीं कहा, तो बट वो पहले से गुस्से में आई है तो हो सकता है वो घर से लड़के आई हो। तो ये वाले जो अंदाजे हैं ना, यही अंदाजे आपने अपनी रीडिंग में लगाने हैं, लेकिन वो अंदाजा ऐसे किसी कियास के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए। ये अंदाजा इस चीज पर मबनी होना चाहिए कि आपने पूरी की पूरी उस पैसेज को पढ़ा है, टेक्स्ट को पढ़ा है, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपने उस टेक्स्ट में से हिंट्स लेने हैं कि क्या वजह हो सकती है कि ये इंसान किसी तरीके का कर रहा है, बिहेव कर रहा है, जिस भी तरीके से वो बिहेव कर रहा है उसकी क्या वजह हो सकती है। उसकी वजह भी उस पैराग्राफ में ही हिंट की गई होगी, आपने उन हिंट्स को पकड़ना है, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग का ये मतलब होता है कि एक तो बेसिकली 2 लेवल्स और 2 लेयर्स ऑफ मीनिंग होते हैं। जो फर्स्ट लेयर ऑफ मीनिंग होती है उसका भी हम मतलब पढ़ते हैं अभी, और दूसरे का भी पढ़ते हैं आगे बढ़ के, ठीक है। और विद इन टेक्स्ट इंक्लूडिंग बायसेस एंड ओपिनियंस। ओपिनियंस को तो हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि ओपिनियन वो होती है जिसमें आप आई थिंक और इन माय ओपिनियन या मेरे ख्याल से ये वाले तरीके की जो बात बोली गई है वो आपकी ओपिनियन है। अगर आप किसी चीज को अच्छा या बुरा कह रहे हो या आपकी ओपिनियन है, आप किसी चीज को शानदार कह रहे हो, किसी चीज को बिल्कुल फ्लॉप कह रहे हो, वो आपकी ओपिनियन है। हमने ओपिनियंस को बिल्कुल वो देखना है कि वो अगर उनकी ओपिनियन है तो किस वजह से वो वाली ओपिनियन है, ठीक है। और बायसेस क्या होते हैं? बायसेस ऑलमोस्ट गोज फॉर फेवरेटिज्म। बायसेस इज लाइक जब आपका किसी एक चीज की तरफ फेवर ज्यादा हो, आप कहते हो कि अच्छा ये चीज ऐसी है, मैंने इसी चीज को ही चूज करना है, आपका बायस बन जाता है, आपकी ऐसी ओपिनियन क्रिएट हो जाती है जो कि टस से मस नहीं होती, आप अपनी बात पे ही अटके रह जाते हैं, ये आपका बायस होता है, ठीक है। कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है कुछ लोग हैं, मैं नाम तो पार्टीज का नहीं लूंगी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ वो लोग होते ही हैं, वो बायस्ड होते हैं, चाहे वो पार्टीज कितनी भी कुछ बुरा कर लें या कोई कितना भी कोई अच्छा कर ले, वो अच्छे को अच्छा नहीं कहते और वो बुरे को बुरा नहीं कहते, वो उसकी तरफ हमेशा से हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स भी उनकी तरफ थे, हमारे फादर, हमारे घर वाले, हमारी फैमिली भी उनकी तरफ है, तो इसलिए हम भी उनकी तरफ हैं। दे डोंट यूज दिस, दे डोंट यूज देयर ओन कॉमन सेंस, तो वो एक बायस्ड ओपिनियन रखते हैं कि हमने इसी की तरफ झुकना है, हमने इसी को ही सिलेक्ट करना है हमेशा, नो मैटर हमारे पास किस चीज के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है या कितने फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से मजीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, एक इस एसएलओ के बारे में एक ये बात है कि इस एसएलओ में ये एसएलओ कुछ ज़्यादा ही प्रोलॉन्ग्ड है, तो मैंने इसको ना 3 पेजेस पर डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। और ये एक एसएलओ पूरे के पूरे वो जो हमारे सवालात हैं ना बाकी बचे हुए, उन तमाम सवालात के ऊपर बेस करता है। अगर हम इस एसएलओ का मतलब समझ लेंगे तो हमें सारी रिक्वायरमेंट का इल्म आ जाएगा। अभी हमने पहले क्या बात की है? पहले हमने बात की है कि लेयर्स ऑफ मीनिंग होंगे, वो लेयर्स ऑफ मीनिंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर बात आती है रीड एंड यूज इन्फरेंस। इन्फरेंस क्या चीज है इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड डिडक्शन टू रिकॉग्नाइज इम्प्लिसिट मीनिंग, यानी कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल लुक फॉर सपोर्टिंग डिटेल्स विद इन अ टेक्स्ट और पैराग्राफ यूजिंग प्रायर नॉलेज एंड कॉन्टेक्चुअल क्लूज इफेक्टिवली। लुक एट द वर्ड क्लूज, कॉन्टेक्चुअल क्लूज के उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी पैराग्राफ में जब आपको कोई ना कोई हिंट दे दी जाती है, कोई ना कोई क्लू दे दिया जाता है, तो आप उससे अंदाजा लगाते हो कि क्या वजह हो सकती है। क्या इसका जो भी मेरे जो कैरेक्टर हैं उनका कोई जो काम चल रहा है वो किसी जहनी हालत की वजह से चेंज हो रहा है, या किसी जहनी हालत की वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी इमोशनल लेवल की वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, या फिर वो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जैसे वो एक्ट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में ना कोई हिंट आपके पैराग्राफ में पाया जाएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है। आपने बिल्कुल ही इंटायरली खुद से अंदाजा नहीं लगा लेना, अंदाजा लगाना लेकिन पैराग्राफ में से ही लगाना है। अब इन्फ्रेंस की बात करने से पहले मैं आपको 2 वर्ड्स से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। एक बात की हमने पहले 2 लेयर्स की, के एक मीनिंग, एक वर्ड के
और एक कॉन्टेक्स्ट के, एक टेक्स्ट के 2 लेवल के मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहले एक जो फर्स्ट लेवल या फर्स्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं सरफेस लेवल। सरफेस लेवल क्या है? अगर ये एक मैं आपको ऐसे एक इशारा करके बताऊं कि ये किसी चीज की बिल्कुल अपर साइड है, तो ये उसकी सरफेस है। अब ये सरफेस है ना, तो ये उसकी अपर बॉडी है, ठीक है, जो हमें देखने से नजर आ रही है, जो ऊपर से नजर आ रही है, ये उसकी सरफेस लेवल की बॉडी है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये टेक्स्ट लिखा है और देखते साथ जो ऊपर से आपको मीनिंग समझ आ रहा है, देखते साथ जो वर्ड्स से आपको मीनिंग समझ आ रहा है, वो सरफेस लेवल का मीनिंग होता है, ठीक है, वो सरफेस लेवल मीनिंग होता है। लेकिन जो दूसरा एक उसका दूसरा मीनिंग है, वो इसी सरफेस लेवल के आप ऊपर जब देख रहे हैं तो उससे नीचे वाला मीनिंग, उसके नीचे छुपा मीनिंग, डीप मीनिंग, हिडन मीनिंग, ये तमाम तरह के मीनिंग्स जो हैं वो सेकंड लेवल के मीनिंग कहलाते हैं, जिनको हम हिडन मीनिंग्स कहते हैं। हिडन मीनिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब ये देख लो कि फर्स्ट वाला क्या है और सेकंड क्या है। फर्स्ट तरह का मीनिंग कौन सा होता है? जो सरफेस लेवल का मीनिंग होता है। और सेकंड टाइप ऑफ मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग। अब इस तरह के मीनिंग्स को, सरफेस लेवल के मीनिंग को हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की टर्म्स में एक्सप्लिसिट वर्ड्स कहते हैं। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट वर्ड्स का एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है। तो वो वाला मीनिंग जो टेक्स्ट को देखते साथ आपको समझ लग जाए, वो एक्सप्लिसिट मीनिंग है, यानी सरफेस लेवल मीनिंग है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम इस साइड पर देख लेते हैं तो ये कौन सा मीनिंग होगा? ये मीनिंग होगा इम्प्लिसिट मीनिंग। इम्प्लिसिट मीनिंग कौन सा मीनिंग है? जो कि छुपा हुआ मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, डीप मीनिंग है। या तो वो उसके अपने किसी ट्रॉमा की वजह से वो मतलब निकल सकता है उसकी बात में से, या तो वो उसके किसी जहनी कैफियत की वजह से वो बात का मतलब निकल सकता है, उसकी किसी इमोशन की वजह से वो बात का मतलब निकल सकता है। हर एक के लिए किसी ना किसी बात का मतलब चेंज होता है। अगर मैं आपसे इस पेन की बात करूं, ये पेन है, ठीक, आपसे मैं पूछूं ये क्या चीज है, आप कहेंगे इट्स अ राइटिंग डिवाइस, ठीक है, इट्स अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ऑब्वियसली टीचिंग एंड स्टफ लाइक दैट। ये टच पैड पे इस्तेमाल करें तो इससे लिखा जाता है एंड ऑल, आपकी यही डेफिनेशन होगी। बट लेट्स से ये पेन मेरे साथ बचपन से है, ठीक है, और अब ये पेन मेरे लिए सिर्फ एक पेन नहीं है, ये मेरे लिए एक मेरी चाइल्डहुड की निशानी भी है, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड की निशानी क्यों है? क्योंकि प्रोबेबली मुझे ये मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था, मे बी, तो मेरे लिए इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया ना। ये इसका इम्प्लिसिट मीनिंग है कि दिस पेन इज द सिंबल ऑफ माय ग्रैंडफादर नाउ, ओके। अगर मैं इसका मतलब ये निकाल रही हूँ कि ये पेन सिर्फ पेन नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरे लिए मेरे ग्रैंडफादर की निशानी है, ये तो उनकी याद है मेरे लिए, तो आपके लिए तो वही सेम मीनिंग नहीं है ना, आप तो उसका सरफेस लेवल का मीनिंग ही लोगे। लेकिन मेरे लिए ये और कोई चीज है। ये कोई फेंक देगा तो मुझे बुरा लगेगा, ये कोई फेंक देगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप इससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, मैं इससे इमोशनली कनेक्टेड हूं, ठीक है जी। अगर तो आपके जहन में कोई चीज वैसी, आपको छोटे होते हैं जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो कार्स से खेलते हैं, अब एक कोई और इंसान आके कहे कार टूट गई है, तो कोई बात नहीं, कार ही तो है, टॉय ही तो है, इट्स ओके। या कोई एक बच्चा 20 साल का हो गया है और वो अभी तक कार्स उसके कमरे में पड़ी हैं, तो कोई आकर देख के बहुत जजमेंटल होगा कि भाई अभी तक कार्स रखी हुई है, वो भी टॉय कार्स। तो ये वो लोग कह रहे हैं क्योंकि उनका इस चीज से कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है। आपका उन सारे टॉयज से इमोशनल कनेक्शन है, इसलिए आपके लिए उनका मतलब चेंज है, उन कार्स का मतलब चेंज है और आपने उनको अपने पास रखा हुआ है। ट्रिगर्ड बाय ट्रॉमा, बिल्कुल जी। बेटे टॉपिक आपका, आपने लेट ज्वाइन किया है हादिया? नहीं, हादिया तो शुरू से है, क्या हो गया बेटे? आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखना है आज और कल। किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से मीनिंग्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लिसिट क्वेश्चन के मीनिंग आते हैं और इम्प्लिसिट क्वेश्चंस के मीनिंग आते हैं, ठीक जी। अनमोल इज सेइंग मिस मैं अभी तक डॉल्स को संभाल कर रखा है। हाँ जी, तो अगर मैं आऊं आपके घर अनमोल और मैं उन डॉल्स को फेंक दूं
फेंक दूं तो आपको बुरा लगेगा? नॉट फॉर पोएम्स, फॉर क्वेश्चन आंसर्स। हादिया, बुरा लगेगा ना, क्योंकि आप उससे इमोशनली कनेक्टेड है, मैं नहीं हूं। ठीक, ओके, शी वॉन्ट ऑफर मी टी देन, ऑफ कोर्स आई वाज सस्पेक्टिंग दैट। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब दो तरह की चीजों को अपने जहन में बिठा लो। आपको या तो सवाल एक्सप्लिसिट आएंगे या तो इम्प्लिसिट आएंगे। पहले वाला सवाल आपका कौन सा था? आपका पहला सवाल क्या था? समरी का। और समरी में अक्सर प्रेस सी राइटिंग भी आ जाती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस होता है, हम उसको भी करेंगे बाय द वे। अभी हम समरी कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने सीखने हैं, और क्वेश्चन आंसर्स में एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस भी आते हैं और इम्प्लिसिट क्वेश्चंस भी आते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है या तो वो एक्सप्लिसिट होता है या तो वो इम्प्लिसिट होता है। तो जब तक आप क्वेश्चन की पहचान ना कर पाओ कि क्या ये एक्सप्लिसिट है या क्या ये इम्प्लिसिट है, तो आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है जी, बिल्कुल जी हादिया, ऐसा ही है। चलिए, अब ये हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि इस एसएलओ के थर्ड पार्ट में क्या है। We need to link new facts, terms and concepts with prior knowledge. Prior knowledge होती है जो पहले से हमारे पास है। अब वो prior knowledge वो वाली नहीं जो पहले पूरी उम्र आपके दिमाग में आती रही है। prior knowledge है जो contextually टेक्स्ट के अंदर आपको prior knowledge दे दी गई है। उसके बारे में आपने हर चीज को याद रखना है कि पहले क्या चीज बताई गई, बाद में क्या चीज बताई गई। ठीक, चूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर इफेक्ट। इफेक्ट की भी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि किस इफेक्ट के लिए जो राइटर ने ये वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया, क्या असर देना चाह रहा था, रीडर्स को क्या इंप्रेशन देना चाह रहा था, तो यही वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किए। तो हमने क्या करना है उस टाइम पे, वहां पर हमारी एक ट्रिक या आप कहें कि एक हमारी क्वालिटी काम आएगी, जिसमें हमने ये सोच के देखना है कि उस वक्त पे हम राइटर हैं, और अगर हम राइटर की जगह पे होते तो क्या वजह होती कि हम यही वर्ड्स का इस्तेमाल करते और कोई वर्ड्स का इस्तेमाल ना करते। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ खास वजूहात होती हैं जिनकी बेसिस पे डिफरेंट तरह की डिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्टिव वर्ड्स चूज किए जाते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंशन में, ताकि कोई खास किस्म के इंप्रेशन पड़े बच्चों लोगों के ऊपर, रीडर्स के ऊपर। कॉमेंट ऑन इम्प्लाइड मीनिंग्स। इम्प्लाइड मीनिंग्स एक तो वो वाले मीनिंग्स होते हैं ना जो डिक्शनरी में मीनिंग पाए जाते हैं, एक है इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड मीनिंग है कि आप कॉन्टेक्चुअली कोई बात कर रहे हो और अपनी बात में आप कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर दो जिसका वो मतलब बनता नहीं है, लेकिन आपने कहा कि चलो मैं अभी इस पे यही मतलब इम्प्लाई कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर यही मतलब लगेगा अभी फिलहाल के लिए, तो वो इम्प्लाइड मीनिंग है वो। और अगर राइटर चाहे वो किसी भी चीज को कोई भी मीनिंग अप्लाई कर सकता है, क्योंकि राइटर एक क्रिएटर होता है और वो कोई मीनिंग थोड़े बहुत कॉन्टेक्चुअली चेंज भी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइटर्स व्यू पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो कोई भी चीज हो, राइटर का व्यू पॉइंट है, राइटर की ओपिनियन है, राइटर की लाइफ है, राइटर की लिखे हुए कैरेक्टर्स हैं, वो किसी चीज के बारे में भी कोई ना कोई ओपिनियन दे सकता है। और अगर वो अपना व्यू पॉइंट चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो उसके इम्प्लिसिट मीनिंग्स चेंज कर रहा है। वो अगर सरफेस लेवल के वर्ड्स को इस्तेमाल करके किसी और की चीज की तरफ इशारा करना चाह रहा है, तो इसका मतलब कि वो किसी इम्प्लिसिट मीनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक, ये लिटरेचर का बेटे काम होता है। लिटरेचर ऐसी नहीं है कि वो बहुत इजी रहे और सब लोग जो पढ़े उसका वही मतलब हो। लिटरेचर के बहुत सारी लेयर्स ऑफ मीनिंग होती हैं। लिटरेचर में आपको देखते साथ कुछ समझ आता है और उसकी अंडरलाइन मीनिंग कुछ और भी हो सकती है। ठीक, अच्छा, एक मैं आपको एक चीज की एग्जांपल देती हूँ। एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी और उसमें एक बहन भाई थे और एक ऑटर होता है, ऑटर इज एन एनिमल। तो उससे ना बचने के लिए अब वो बहन भाई की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, और वो कैसे पता चलता है, वो कॉन्टेक्स्ट में पता चलता है। वो लड़की बताती है, लड़की नरेटर होती है, तो वो बताती है कि बचपन से मेरी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, पहले इसके साथ में बहुत फ्रेंडशिप होती थी, अब नहीं है। तो वक्त के साथ साथ वी ऑल हैव बिकम वेरी क्वाइट,
बिटवीन ईच अदर और विद ईच अदर, और अब हम बहुत ज़्यादा आपस में बातचीत नहीं करते हैं। तो जब वो ऑटर आ जाता है, उससे उसको बचाना होता है, सब कुछ करना होता है ना, तो क्या होता है कि वो लड़की, वो जो बहन होती है, वो चाह रही होती है कि मैं बात कर सकूं, लेकिन वो कर नहीं पा रही होती, तो वो बहुत ही कम अल्फाज का इस्तेमाल करती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप और मैं हूँ और हम पानी में डूब रहे हों, तो हम चिल्लाएं, हम बोले कि हमें बचाओ, ये करो वो करो, वो नहीं कर पा रही होती। क्यों? क्योंकि एक तो वो पानी में डूब रही है, ये तो सरफेस लेवल का मीनिंग है, ये तो हमें पता चल रहा है कि वो पानी में डूब रही है, लेकिन वो पानी में डूबते हुए भी डर रही है, क्योंकि उसके दिमाग में, उसका दिमाग इस तरीके से अफेक्टेड है कि मैंने कुछ बोला तो मेरा भाई मेरे ऊपर भड़क पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि उसके नजदीक यहाँ पे चिल्लाना सिर्फ चिल्लाना नहीं है, उसके नजदीक यहाँ पे चिल्लाना किसी और आफत को वेलकम करना है कि मैंने अगर बोला तो मेरा भाई मेरे ऊपर बरसेगा और मैं अच्छे तरीके से मैं लाइक हमारी लड़ाई हो जाएगी, डूब तो मैं रही हूँ, वो मुझ पर गुस्सा भी हो जाएगा। तो ये चीज के हिंट्स जो हैं वो उसी टेक्स्ट में से मिलते हैं कि अच्छा ये बच्ची जो है ये डरने लग चुकी हुई है और इसके दिमाग में ऐसा ट्रॉमा बैठ चुका है कि मैं अगर बोलूंगी तो मेरी बात का बुरा मनाया जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा इसकी इमेज क्लियर हुई है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मीनिंग की। चलो, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब नाउ आई हैव टेकन वन चंक फ्रॉम योर एसएलओ। अभी इस एसएलओ को गौर से पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा। रोज रोज जो आप सवाल पूछ रहे होते हो ना कि क्या चीज हम पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज आएगी, ये एक एसएलओ का पार्ट है जिसको हम अगर समझ लें तो हमारे पास फिर कोई और क्वेरी नहीं रह जाती। हमें पता लग जाएगा कि ये ऐसा ही सवाल आएगा, इस तरह के सवाल के अलावा और कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। वैसे ये देखो, सबसे पहले क्या है, इस चीज को गौर से देख लो। अगर तो कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम 2 हफ्ते या एक पूरा हफ्ता होने लगे और हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही देख रहे हैं, तो प्लीज लुक एट द मार्क्स। 28 मार्क्स हैं। 28 मार्क्स के लिए तैयारी भी 28 मार्क्स वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन से आपको 28 मार्क्स मिलने हैं। पहले हमने 8 मार्क्स की तैयारी की कल, परसों और तरसों, और अब हम बारी आ चुकी है हमारी ये 5 × 4 वाले पे, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आगे ही 5 × 4 वाले पार्ट में जाएंगे। तो हम कौन से कितने क्वेश्चंस आएंगे कितने नहीं आएंगे ये आप देख लें। ठीक, दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ऑफ 250 to 350 वर्ड्स। इतने ही ऑलमोस्ट वर्ड्स का आपको पैसेज आया करेगा। जो मैंने आपको पैसेजेस करवाए हैं वो भी इतनी ही वर्ड लिमिट के थे। ठीक, having similar levels of difficulty as per the content taught in the classroom, appending 6 questions based on varying SLOs, cognitive level of learning। cognitive level of learning क्या होती है? जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, आप नॉलेज भी गेन करते हो, फिर आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ SLOs को हम भी देख रहे हैं और हमें पता है कि इसमें कितने सवाल आएंगे, सब टॉपिक्स आएंगे, ये भी देख लेते हैं। The students are required to answer 6 parts। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कहाँ पे थे आप? To answer 6 parts including compulsory question number 1 about summary writing, maybe précis writing, maybe, ये maybe वाकई में maybe ही होता है, मोस्टली समरी राइटिंग ही आती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सेफ रखने के लिए प्रेसी राइटिंग भी करेंगे, विच इज नॉट सो डिफिकल्ट फ्रॉम समरी राइटिंग। ठीक है, उसके थोड़े से बस रूल्स थोड़े से ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं, लेकिन हम उसकी भी तैयारी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल दीज आर 28 मार्क्स। तो 28 मार्क्स तो हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे। बेयरिंग 8 मार्क्स। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 पार्ट है ना, वो समरी राइटिंग है या प्रेसी राइटिंग है, और उसके 8 नंबर होते हैं। ये तो हमारी बात ऑलरेडी अंडरस्टैंड हमने कर ली हुई है। द अदर पार्ट्स विल बी ऑफ 4 मार्क्स ईच। 4 मार्क्स ईच का मतलब है कि जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें हमें 4 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आएगा, उनमें नंबर आगे पीछे नहीं हो रहे। और कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 5 × 4 है ना, तो 4 के हैं, 4 मार्क्स ईच है, तो 5 क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए 20 मार्क्स के वो क्वेश्चंस बनेंगे। एंड विल हैव इंटरनल चॉइस इन 3 पार्ट्स। अच्छा, अब अगर आपके पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस में से 3 में आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस में से 2 लाजमी करने होते हैं और 3 में चॉइस होती है, यानी कि वो और लिख कर दिया होता है, तो आपने वो अटेम्प्ट करना होता है अपनी मर्जी से।
The passage will be aligned with themes and sub themes mentioned in the curriculum of this level. ठीक है, आपको जो करिकुलम आपके लिए आया हुआ है उसमें जो आपकी थीम्स और सब थीम्स के बारे में बात की है, कल भी जो जिन थीम्स के ऊपर हमने बात की, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात की और एम्पावरमेंट के बारे में बात की, साथ में हमने डिजिटल मीडिया के बारे में बात की। ये तमाम चीज़ें मैं जितने भी आपको एग्जाम्पलरी जो भी चीज़ें मैं आपके सामने यूज़ करूँगी या पैसेजेस दिखाऊंगी या हम स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे, वो इसी थीम से निकाली जाएंगी ताकि आपका दिमाग साथ साथ ये सारी चीज़ को प्रोसेस करता जाए। ठीक है, द रिलीजियस एथनिक एंड जेंडर बायसेस विल बी अवॉइडेड व्हाइल सिलेक्टिंग द पैसेज। अच्छा, अब ये एक जो फाइनल वाली बात है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि हम पैसेज देते हुए इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बल्कि इट ऑल्सो टेल्स यू दैट वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग और उसमें आपको लगे कि कोई भी रिलीजियस बात मैं करने वाला हूँ या इसमें तो ज़रूरत है रिलीजियस बात करने की, इसमें एथनिक और इखलाकी और लोगों की इखलाक की बात आ जाती है और जेंडर बायसेस आ जाते हैं कि फीमेल राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं और कैसे कैसे किसको कैसे इक्वल राइट्स मिलते हैं किससे नहीं मिलते, ये सारी चीज़ें बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा अक्सर आप कहें कि कंट्रोवर्शियल बन जाती है। तो हमने कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी, उनको अवॉइड करना है और हमने खुद भी ये वाली चीज़ें नहीं लिखनी है कभी भी। ठीक, दीज आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स, राइट। और ये अक्सर ना लोगों को इग्नाइट भी कर देती हैं। हमने अक्सर सुन रखा है, अभी तो आपका F22 का करिकुलम है तो दैट्स इवन बेटर, लेकिन बाकी सारे अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है आज तक कि पेपर चेक करने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे मार्किंग कर रहा होता है। एक तो क्राइटेरिया होता है लेकिन हर कोई क्राइटेरिया से चेकिंग नहीं करता, कोई सही को गलत कर देता है, गलत को सही कर देता है। फिर कोई एक बैठा हो, आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा है, आपने इस्लामिक जिक्र कर दिया किसी चीज़ के बारे में, तो वो इंसान अगर आगे चेकर जो है वो क्रिश्चियन हुआ या like no offense to anybody, I'm just saying कि we need to maintain this neutrality। ठीक है, खुद को न्यूट्रल रखना है। अगर आप किसी एक रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं तो आपने अपने रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं लिखनी है, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू आर नॉट सपोज टू मेंशन योर रिलीजन इन व्हाटएवर यू आर राइटिंग। बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं आज के, क्या क्या चीज़ आएगी और कैसी कैसी होगी। अच्छा, अब ये मैंने आपके मॉडल पेपर से क्वेश्चंस लिए हैं और आई एम शोइंग देम टू यू कि ये वाली चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब जब मैं आपको तैयारी करवाऊंगी इसकी टेक्स्ट दिखाकर, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, तो तब आपने फिर परेशान नहीं होना कि हम आज ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या क्या किस किस तरीके के सवाल आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन तो ये हमारा लाजमी है ना, ये तो आएगा ही आएगा, जो 8 मार्क्स का है। उसके बाद व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स which create standstill situation in AI winter and how do the subfields become a source of creating AI winter। अब ये 2 तरह की चीजें हैं। ये अब मुझे अब जरा आप देखकर बताओ कि पहले ही क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, ये वाला पहला पार्ट देखो और मुझे देखकर बताओ कि क्या आपको ये सवाल एक्सप्लिसिट लग रहा है या इम्प्लिसिट लग रहा है। क्या ये आपको सरफेस मीनिंग के बारे में पूछा गया है या किसी चीज से रिलेटेड हिडन पूछा गया है। ओके, हिबा सेज इट इज एक्सप्लिसिट। बाकी सब, शाहिर आप बताओ। एआई विंटर बेटा, ये जो आपके मॉडल पेपर में एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, उसमें एआई विंटर की बात की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया एआई विंटर। तो टाइम्स व्हेन फंडिंग एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस डिक्लाइन। ओके, समझ आइए सबको। ओके, आगे बताओ। बेटे आंसर कीजिए जी। सो यू पीपल आर सेइंग
that this question is explicit. Why? इससे हमें कैसे पता चला कि explicit है? क्योंकि इसमें पूछा गया है what are some of the factors which create. अब factors तो हमें उसी में बताए गए होंगे ना, जो आपका पैसेज है, हमने उसमें से factors को पकड़ना है और हमने उसको लिख देना है. उसके बाद how do the subfields of become a source of creating AI inventor. अब ये एक process के बारे में आपसे question किया गया है. So आपने इस process के बारे में वो अपने टेक्स्ट में देखना है कि वो कैसे होता है और फिर वहां से आपने आंसर देना है. तो ये मुझे आप बताएं कि ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है. हाउ डू द सब फील्ड्स बिकम अ सोर्स ऑफ क्रिएटिंग एआई विंटर. सोच के बताएं. क्या ये आपसे कोई हिडन बात पूछी जा रही है? अच्छा आयशा, अनमोल एंड हिबा, यू पीपल आर सेइंग इट इज इम्प्लिसिट. तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे लगा कि इम्प्लिसिट है. The answer is explicit though. The answer is explicit. आपने ये बताना है कि क्या ये क्वेश्चन एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है. आइडेंटिफाई करना सीखें. अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है तो यू वोंट बी एबल टू आंसर. शाहिर इज करेक्ट. He is saying the question is explicit. ये explicit question ही है जिसमें उसने आपसे ये पूछा है कि how does it become a source of creating AI winter. आपने ये बताना है पढ़ के कि क्या वजह होती है कि कोई AI winter की नौबत आ जाती है. ठीक है. Feels implicit because we have to identify oneself, isn't it? No, we don't have to identify. We have to just pick out the point where it is written about in this passage कि कौन सी क्या चीज फैक्टर्स होते हैं और किस तरीके से वो सब फील्ड्स जो है वो इस चीज का सोर्स बन जाती हैं कि वो एआई विंटर ले हैं. ठीक है. ये इम्प्लिसिट नहीं है. इम्प्लिसिट अभी आगे सवाल आते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे इम्प्लिसिट क्वेश्चंस होते हैं. Why do we exclude the optical character recognition from the domain of AI? अच्छा, अब this is something, ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि यहाँ से गुजर गया क्योंकि आपने वो पैसेज नहीं देखा हुआ. बट लेट्स सी कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस की क्या कैटेगरी है. What are some of the traditional problems and goals of AI research? आप मुझे बताएं. Explicit, correct हिबा. This is explicit, very good. What are some of the traditional problems? Problems उसमें मेंशन की होंगी. सरफेस लेवल पे हम पढ़ेंगे कि अच्छा है कि ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है और हमें उसका अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमें प्रोवाइड किया गया होगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, हमने वो प्रॉब्लम्स निकालनी और लिख देनी है. ठीक है. नाउ यू पीपल गॉट इट. सबको पता चला कि एक्सप्लिसिट है क्योंकि ये हमें देखते साथ पता चल जाएगा कि प्रॉब्लमेटिक पार्ट कौन सा है और इन फेवर पार्ट कौन सा है. अब नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों. व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंट टूल्स यूज्ड इन एआई एज इलस्ट्रेटेड इन द पैसेज. हाँ जी, व्हाट इज इट? एज इलस्ट्रेटेड इन द पैसेज. जैसे कि खाका खींचा गया है पैसेज में, उसको देखते हुए व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंट टूल्स. ओके हिबा, दैट्स ग्रेट. हिबा, अनमोल, आयशा, you people won the trophy this time. जी आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. दिस इज एन इम्प्लिसिट क्वेश्चन क्योंकि इस सवाल में एक ये चीज है जो हमें बता रही है कि ये आपकी ओपिनियन पूछी गई है. आपने देखना है कि आपको क्या पता है. पैसेज में यूज किया गया है लेकिन आपने अपना बताना है कि आपको क्या पता है उस सारी चीज के बारे में. आपने इन टूल्स के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है आपने वो बतानी है. ठीक है. व्हाट डू यू नो अबाउट. They haven't asked you कि what did you read in the passage. You have to mention that. आपने कहा जैसे कि उन्होंने कहा जैसे कि पैसेज में इलस्ट्रेशन की गई है उस चीज के बारे में आप क्या जानते हैं. ठीक. So this is implicit. This one is implicit. Good. Do you agree with the writers? I have written most of the things on the text. Pardon me. Do you agree with the writers' points of view about individual privacy to be considered a priority? जी आंसर दे. इज इट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट? अरे शाहिर इज ऑलवेज 2 steps ahead. It is implicit and I am so happy that none of you said explicit क्योंकि ये आपसे आपकी एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये ऐसे होता है. जहां पर कोई भी सवाल पूछा गया हो और उसमें लिखा गया हो कि व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू थिंक और इन योर ओपिनियन
और आपकी थिंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू फील। ये तमाम वर्ड्स जो है कि इंडिकेटर्स हैं इस चीज की तरफ कि ये इम्प्लिसिट मीनिंग के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अपने तरफ से आंसर लिखना है, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्टेक्चुअली क्लूज ले लेकर, बिल्कुल ही किसी और दुनिया की बात नहीं कर देनी, पैसेज के बारे में ही बात करनी है, लेकिन अपने अल्फाज में। गिव द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ एनी 4 ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड अंडरलाइन इन द पैसेज। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स क्या होते हैं? Simulations in my mind, that's why I'm almost always doing it. Okay, that's great, Shahir. That's good for you. Okay, give the contextual meanings. बताओ जी। कुछ आपका जो पैसेज होगा उसमें अंडरलाइंड कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, आपने वो वाले मीनिंग नहीं लिखने जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, आपने वो वाले मीनिंग लिखने हैं जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, जो आप उस पैसेज से देख के अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर इम्प्लाइड मीनिंग क्या होगा। अब आपको पता लगा, वो हमने एसएलओ में वर्ड पढ़ा था इम्प्लाइड मीनिंग, तो इम्प्लाई किया हुआ मीनिंग, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग इस वर्ड को दिया जा रहा है, आपने उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज है। मुझे ये बताओ, आपने तो मुझे बता दिया कॉन्टेक्स्ट में जो होंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये सारी बातें ठीक है, क्या ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? मोर आंसर्स। एक्सप्लिसिट तो वो वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन किए गए हुए हैं, और अगर हम उन्हीं वर्ड्स के ऊपर रहते हैं, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो अंडरलाइन किए गए हैं, तो वो एक्सप्लिसिट होगा। अगर हम उसका छुपा हुआ मीनिंग जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम निकालेंगे, तो फिर ये इम्प्लिसिट बनेगा। ठीक है, दिस इज इम्प्लिसिट टू, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्प्लिसिट। ओके, अगर आपको किसी चीज का लिटररी मीनिंग देखने को बोला गया है ना, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखते हो, डिक्शनरी मीनिंग, तो इसका मतलब है कि आप लिटरल मीनिंग निकाल रहे हैं। एक उर्दू का वर्ड होता है, पता नहीं उसका मतलब, उसको लघवी मायनी बोलते हैं, लुघवी मायनी बोलते हैं। ये वो वाला वर्ड है जो आप अगर डिक्शनरी में देखें तो इसका वही एग्जैक्ट मतलब होगा जो ये वर्ड जिस काम के लिए बनाया गया है। लेकिन कॉन्टेक्चुअली आप किसी चीज का भी मतलब चेंज भी कर सकते हैं। आप किसी को कहना कि मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा, तो क्या उसका लिटरल मीनिंग अगर मैं निकालूं तो उसका लिटरल मीनिंग यही बनेगा कि उसके ऊपर एक्चुअल में पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यही होगा कि उसके ऊपर पहाड़ नहीं टूट पड़ा, उसके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी। तो ये उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, उसका इम्प्लिसिट मीनिंग है। ठीक है, अच्छा, लास्ट वन इज, कैन AI be programmed to have morals and values, and do you think these are exclusively human traits? The words like do you think, can AI be, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपसे, आपने बताना है, ये सारे implicit हैं, शाबाश। So we need to identify the questions type first, क्वेश्चंस की टाइप्स को आइडेंटिफाई करो, फिर आंसर के बारे में परेशान हो कि आंसर क्या देना है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप बच्चों आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है, कुछ समझ आइए? नाउ हैव यू अंडरस्टूड व्हाट दिस लेक्चर वाज अबाउट? ओके, अच्छा, आज हमने क्या क्या सीखा मुझे ये बता दें। What do you mean, सईदा ज़ैनब? आइडेंटिफाई क्वेश्चंस, ठीक है, मुझे ये बताओ, आइडेंटिफिकेशन सीखी है आज हमने, किस क्वेश्चन के बारे में? क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें फर्दर कितने पार्ट्स होंगे? 5 पार्ट्स होंगे। 5 में से कितने पार्ट्स कंपलसरी हैं? 2 पार्ट्स कंपलसरी हैं। कितने पार्ट्स ऑप्शनल हैं? 3 पार्ट्स ऑप्शनल हैं, जिसमें ऑप्शन आती है। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज सीखी हमने? लेयर्स ऑफ मीनिंग सीखा, लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, और कितनी लेयर्स होती हैं इसकी? 2 लेयर्स होती हैं, एक सरफेस लेयर है, एक हिडन लेयर है। जो सरफेस वाली है उसका नाम है लेयर्स ऑफ मीनिंग। मतलब बेटा ये देखो, मैंने आपको अभी बताया ना कि पहली लेयर सरफेस लेवल की होगी, दूसरी लेयर हिडन मीनिंग होगी। तो ढकी छुपी चीजें, एक के ऊपर एक चीज, एक के ऊपर एक चीज, एक पहली लेयर है जो सरफेस लेवल की है, दूसरी जो उसकी छुपी हुई लेयर है वो हिडन मीनिंग की लेयर है। अच्छा, तो सरफेस वाले को हम कहते हैं
एक्सप्लिसिट और हिडन वाले को कहते हैं इम्प्लिसिट। ओके, एनी क्वेश्चंस एवरीवन? और एक और चीज इम्प्लिसिट के बारे में हमने ये भी सीखा है कि अगर वर्ड्स ऐसे ऐसे फ्रेजेस यूज किए गए हैं, डू यू थिंक और इन योर ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू यू, या वर्ड यूज किया है कॉन्टेक्चुअली, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जानने के लिए कि ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि असाइनमेंट कहाँ होती है और इसे कब सॉल्व करना होता है? व्हाट? कौन सी असाइनमेंट बेटा? कौन सी बच्चे असाइनमेंट? कौन सी बताइए, जल्दी से बताएं, फिर हमारा टाइम अप हो चुका हुआ है। ओह माय गॉड, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। डू यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस? एंड आयशा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो बेटे। कौन सी असाइनमेंट की बात कर रहे हो? देयर इज टेस्ट दैट हैपेंस ऑन डेली बेसिस, और डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका जो लेक्चर होता है, लेक्चर के बारे में टेस्ट आपको उसी दिन प्रोवाइड किया जाता है। आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, मैं उसको चेक करती हूँ, मैं आप उसके आंसर। अच्छा, एक और चीज मैंने इंशाल्लाह हम नेक्स्ट या कमिंग प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि मैं आपके टेस्ट जो है वो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखा के बताऊंगी कि आपने यहाँ पे क्या क्या गलती की हुई थी। ठीक है, इफ यू पीपल डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, लेट्स जस्ट सम इट अप और असाइनमेंट रखवाते हैं। आपने सॉल्व करने होते हैं डेली बेसिस। असाइनमेंट बेटे नहीं, असाइनमेंट ऐसी होती है कि वो आपको टेस्ट असाइन कर दिया गया होता है। ठीक है, असाइनमेंट का अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ी सी गलत लेते हैं कि असाइनमेंट जो है वो होमवर्क होता है। असाइनमेंट सिर्फ होमवर्क नहीं होता। असाइनमेंट कोई भी ऐसी चीज है जो आपको असाइन कर दी जाती है, और आपको टेस्ट असाइन किया जाता है ऑन डेली बेसिस। जैसे कि आपको पता ही है कि आपने रोज की बेसिस पर टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, क्लास टेस्ट जो होता है। ठीक है, तो अभी भी आपका क्लास टेस्ट अपलोडेड होगा, आप प्लीज उसको कनेक्ट कीजिए और उसको अटेम्प्ट कीजिए, और आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।